अपनी हत्या से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस शर्त यह है कि मुझे मारने के बदले वो अपना जीवन देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती। 21 मई 1991 को भारत की सरजमीं पर ठीक ऐसा ही हुआ। उस समय टीवी तो कम ही घरों में पाया जाता था, खबरें तो ज़्यादातर रेडियो पर ही दी जाती थी। उस समय एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। पूर्व प्रधानमंत्री की निर्मम हत्या। वही प्रधानमंत्री जिसे कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है, वही उनका सपना जिसको भारत का कद दुनिया में ऊंचा करना था, लेकिन वक्त से पहले ही भारत ने उस युवा और स्मार्ट लीडर को खो दिया। ये कोई और नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। दोस्तों, मेरा नाम है पशा और आज हम देखेंगे कि राजीव गांधी की हत्या किसने की और हत्या करने का मुख्य कारण क्या था। कैसे श्रीलंका के कुछ गुट इसमें शामिल थे। तो चलो शुरू करते हैं। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजनीति में आए राजीव जी का कार्यकाल आधुनिकीकरण और नवनिर्माण क्रांति से भरा था। वो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते थे। श्रीलंका के सिविल वॉर से होने वाली मौतों से परेशान थे। शांति स्थापित करना उनका सपना था, लेकिन इसी चुनौती ने राजीव जी का अंत कर दिया। इसमें श्रीलंका के लिट्टे ग्रुप का नाम सामने आया और कई लोगों को जेल की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। लिट्टे की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे दुनिया में और हमारे भारत देश में ज़मीन के टुकड़े के लिए, संसाधनों के लिए और बराबरी के मामले में जो विद्रोह होते हैं और अभी भी चल रहे हैं, वैसे ही लिट्टे की कहानी है। यहाँ की लड़ाई सिंहली और तमिलों के बीच रही है। इसकी शुरुआत होती है 1956 में, जब श्रीलंका की सरकार ने विवादों से भरा भरपूर एक बिल पास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री भंडार नायके ने जो कानून पास किया उसका नाम था सिंहली ओनली एक्ट। इस कानून से ही पता चलता है कि इस कानून से श्रीलंका के सिंहली का दबदबा कायम होने वाला था। इस कानून के तहत सिंहली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। इससे तमिलों के दिलों में ज़बरदस्त असहजता ने घर कर लिया। इसे हुआ भी ऐसा, जो तमिल नौकरी कर रहे थे, सिंहली ना आने की वजह से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। असल में सिंहली श्रीलंका का बहुसंख्यक समाज है और सरकार ने इसीलिए एक कानून पास किया। इससे अंग्रेजी भाषा नंबर 1 भाषा से हटाकर सिंहली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इससे हुआ ये कि वहाँ के अल्पसंख्यक तमिलों से गवर्नमेंट जॉब से वंचित रखने का प्रयास किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तभी उसके दूसरे साल 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। तब श्रीलंका की सिविल सर्विस में उच्च पदों पर 30% तमिल लोग शामिल थे, जबकि उनकी आबादी श्रीलंका की कुल जनसंख्या का कुल 20% था। ऐसे में ये तय हुआ कि अगर सिविल सेवा में अंग्रेजी की जगह पर अगर सिंहली भाषा होगी तो अपने आप तमिलों की सिविल सेवा में आबादी कम होगी। हुआ ऐसा ही। बहुत सारे तमिलों की सिंहली भाषा पर प्रभाव न होने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके कारण 1956 टू 1958 में तमिल विरोधी दंगे हुए। इससे बहुत तमिल हताहत हुए। श्रीलंका में 75% सिंहली है और बाकी 25% तमिल और दूसरे समुदाय है। वहाँ हिंदू तमिल है, कुछ वहाँ सदियों से रहते हैं जिनका जन्मस्थान वही का था, और कुछ तमिल अंग्रेजों के कार्यकाल में मजदूर बनाकर लाए गए थे। दक्षिण भारतीय तमिल है। सिंहली का मानना है तमिल चोल साम्राज्य से आए हुए लोग हैं जो कि आक्रमणकारियों के रूप में श्रीलंका में घुसे थे और उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे। 1956 में सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद तमिलों ने एक अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। इससे तमिल और सिंहली के बीच कई हिंसक घटनाएं हुई। इसी बीच बगावत की एक बड़ी तैयारी चल रही थी। 1970 का श्रीलंका उत्तर और पूर्वी इलाकों में सरकार के द्वारा
लागू आर्थिक सुधारों से काफ़ी परेशान था। मतलब यहाँ पर सरकार ज़्यादा सुधार ही नहीं कर रही थी। इन इलाकों में तमिलों का दबदबा था क्योंकि इस इलाके में तमिल ज़्यादा ज़्यादा थे और सरकार इन इलाकों में अनदेखा कर रही थी। ऐसे में सरकार के खिलाफ बगावत बढ़ती गई और 1972 में वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन नामक एक तमिल ने तमिल न्यू टाइगर नामक से एक संगठन की शुरुआत की, जिसमें युवा स्कूली बच्चे शामिल किए गए। 1976 में इसका नाम बदलकर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम कर दिया। इसे ही LTTE या लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है। इसी समूह का मकसद तमिल लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना था। युवा बड़े ही तेज़ी से इस समूह में शामिल होने लगे। 1976 में विलिकाड़े रणसंहार को अंजाम देके लिट्टे एक कुख्यात संगठन के तौर पर मशहूर हुआ था, जिसके लड़ाके ताबूत में साइनाइड के कैप्सूल बांधकर चलते थे। प्रभाकरन के नेतृत्व में लिट्टे ने कई बार देश की सेना और राजनेताओं को अपना निशाना बनाया। 1980 आते आते लिट्टे को विदेशों से समर्थन मिलने लगा था। विदेशों से हथियार और पैसा मिलने से ये संगठन और मजबूत होने लगा। विदेशों में रहने वाले तमिलों से लिट्टे के पास बहुत सारा पैसा आता था। लिट्टे के दक्षिण और पश्चिम यूरोप, अमेरिका में रहने वाले लोग पैसा भेजते थे। लंदन और पेरिस में इसके कार्यालय थे, लेकिन 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव इस लिट्टे पर बढ़ने लगा। हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते से बातें जो है सुलझाने का दबाव और बढ़ने लगा। इसकी वजह थी 1983 के हमले में कुल 23 सैनिक मारे गए थे, जिसमें पूरे श्रीलंका में दंगे भड़क उठे। माना जाता है कि इस दंगों में कुल 3000 तमिल मारे गए थे। इसके कारण श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच युद्ध भड़क उठा था। पड़ोसी के इस हिंसा का असर भारत पर भी पड़ने लगा। लाखों की संख्या में लोग समुद्र के रास्ते भारत में आने लगे। दूसरी ओर लिट्टे भारत के तमिलों के साथ मिलकर दूसरे देश की बात करने लगे, यानी श्रीलंका के गृह युद्ध का असर भारत पर भी पड़ने लगा था। ऐसा माना जाता है कि भारत गुपचुप तरीके से लिट्टे को अपना समर्थन दे रहा था, क्योंकि ये समूह भारतीय तमिलों के लिए भी आवाज़ उठा रहा था। भारत को डर था कि वो लिट्टे को समर्थन नहीं देता है तो दक्षिण में अलगाववाद तैयार हो सकता है। इधर भारत में राजनीतिक हलचल हो रही थी। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसी साल अक्टूबर में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। इसी साल इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी ने PM की कुर्सी संभाली। इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु की छत्रछाया में हुए चुनाव से राजीव गांधी को यानी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। उस समय कांग्रेस को 400+ सीटें मिली। दुनिया में भारत को ऊंचे पायदान में पहुंचाने के सपने देखने वाले राजीव गांधी ने पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते ठीक करने का सोचा। इसलिए भारत के पास सबसे बड़ा मौका था श्रीलंका में चल रहे सिविल वार को हस्तांतर करके शांति प्रस्तापित करना। श्रीलंका ने तमिल सिंहले के बीच चल रही सिविल वार से भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के तमिल में भी गुस्सा उनमें भी गुस्सा बढ़ रहा था। इससे भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था। यही दौर था जब श्रीलंका में तमिल ईलम यानी तमिल राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। इसी बीच श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच 1985 में शांति वार्ता की पहली कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हो गई। फिर आया साल 1986। तब तक हालात बदतर हो गए थे। तमिलों के गढ़ जाफना में श्रीलंका सेना ने हमला कर दिया। इसके चलते जाफना में तमिल आबादी के पास खाने पीने की कमी हो गई। पानी के जहाज़ों में कपड़े, दवाई, खाने पीने की सामान के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने जहाज़ों को रवाना करने का आदेश दिया। जब भारतीय जहाज़ श्रीलंका की सीमा में पहुंचे तो उन्हें वहाँ की नेवी जो है उन्होंने रोक दिया। भारतीय जहाज़ अपनी जल सीमा पर 24 घंटे खड़े रहे। श्रीलंका ने अंदर आने नहीं दिया। वैश्विक छवि का सपना देख रहे भारत के PM राजीव गांधी और उनके सलाहकारों को श्रीलंका की यह हरकत नागवार लगी।
नाराज राजीव गांधी ने अपने एयरफोर्स को हवाई रास्ते से श्रीलंका के तमिल इलाकों में सामान गिराने का आदेश दिया और दूसरी तरफ श्रीलंका के हाई कमिश्नर को बताया गया कि अगर हवाई जहाज़ों को रोका गया तो भारत सैन्य बल का इस्तेमाल करने के लिए करने से पीछे नहीं हटेगा। हाई कमिश्नर को लगा कि जब तक वो अपने दफ्तर पहुंचकर विदेश मंत्रालय को सूचना देंगे तब तक बहुत देर होगी। उन्होंने पूरे मामले की गहराई श्रीलंका की सरकार को फ़ोन पर भी अवगत करवा दिया। बढ़ते गृह युद्ध के बाद तब के श्रीलंका के राष्ट्रपति जूलियस जयवर्धने पर दबाव बढ़ा। उन्होंने चतुराई दिखाई और भारत के सामने शांति समझौते का प्रस्ताव रखा। समझौते के तहत भारत को श्रीलंका में शांति सेना भेजनी थी ताकि लिट्टे समूह समर्पण कर दे, परंतु राजीव गांधी बिना प्रभाकरन को भरोसे में लिए किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। साल 1987 में प्रभाकरन को चुपचाप बुलाया गया। जंगल में घूमने वाले टाइगर को दिल्ली के होटल अशोका में ठहराया गया। राजीव जी ने प्रभाकरन पर इतना भरोसा किया कि जब रात के अंधेरे में प्रभाकरन को दिल्ली से श्रीलंका भेजा जा रहा था तो राजीव जी ने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उसे दे दिया। उन दिनों श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर रहे JN दीक्षित, उन्होंने अपनी किताब असाइनमेंट कोलंबो में लिखा है कि राजीव जी का मानना था कि जब तक भारत इस मामले में सीधी भागीदारी नहीं करेगा तब तक ना ही श्रीलंकाई सरकार और लिट्टे कोई ठोस समझौता करेंगे। आखिरकार 29 जुलाई 1987 का दिन आया। राजीव गांधी जी के सलाहकारों और भारत के विदेश नीति में क्रांतिकारी बदलाव आया। श्रीलंका, लिट्टे और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ। समझौतों में लिट्टे चीतों को हथियार छोड़ने की मांग रखी गई और भारत ने मंजूर कर लिया। उस समय श्रीलंका को लिट्टे ने तीनों ओर से घेर रखा था। वही अगर श्रीलंका टूट जाता तो भारत में भी तमिलनाडु में अलगाववाद का खतरा था। जाफना और तमिलनाडु को जोड़ने की मांग उठ सकती थी। भारत की सरकार 80 के दशक में पंजाब में ऑलरेडी अलगाववाद झेल रही थी। अमृतसर की स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसलिए भारत के लिए श्रीलंका की स्थिति चिंताजनक थी, जहां वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। ऐसा माना जाता है उस समय श्रीलंका की बात मानकर भारत सरकार फंस गई थी। उस समय पाकिस्तान की ISI भी वहाँ पर सक्रिय थी और अंदर की सारी बातें लिट्टे को बता रही थी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अपनी किताब राजू आई न्यू एंड व्हाई ही वॉज इंडियाज मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, तब के थल सेना प्रमुख रहे के सुंदर जी ने शेखी बगाड़ने में देर नहीं लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि महज 15 दिनों में लिट्टे को बिल्ली बना दिया जाएगा। समझौतों के मुताबिक भारत के सैनिक जाफना और उसके आसपास के इलाकों में भेज दिए गए। उन टुकड़ियों को नाम दिया गया भारतीय शांति सेना। शुरुआती 3 हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा। RNW विच इज़ रॉ के अधिकारी लिट्टे के साथ रहे और हथियार समर्पण भी शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच लिट्टे को लगने लगा कि उनके साथ धोखा होने लगा है। उन्हें लगा कि उनके हथियार श्रीलंकाई सरकार को दिए जाने लगे हैं। इसी दौरान भारत विरोधी गतिविधियां जो ISI थी, उसके बाद भारत में जो अपोजिशन और श्रीलंका के अपोजिशन थे, उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियां जो बढ़ रही थी उससे जो लिट्टे के मन में डर बैठा दिया। एक तरफ भारत के विपक्षी दल इसके खिलाफ थे तो दूसरी तरफ श्रीलंका के विपक्षी दल के सदस्य रणसिंगे प्रेमदासा ये भी इसके खिलाफ थे। ऐसा माना जाता है उन्होंने लिट्टे तक को उकसाया था। उन्हें लगता था कि भारतीय सेना नहीं रहेगी तो लिट्टे को आसानी से हरा सकते हैं। कुछ ऐसा ही लिट्टे को भी लगने लगा था कि वो भी श्रीलंकाई सेना को आसानी से मात देंगे अगर भारत की सेना यहाँ पर नहीं रहेगी तो। इसी समय लिट्टे ने शांति समझौतों को मानने से इनकार करके अपने हथियार समर्पण को रोक दिया और शांति सेना जो भारत से आई थी उनके साथ जो समझौता था उनसे खराब करना शुरू किया। इसमें भारत की सेना और लिट्टे के बीच अक्टूबर 1987 में भारत ने लिट्टे के गढ़ जाफना में कब्जे के लिए हमला बोल दिया, जिसमें भारत के कुल 8000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए या घायल हुए। जाफना के जंगलों में भारत की हार हुई। ये भारत के लिए बड़ा झटका था क्योंकि शांति सेना की तैनाती का
मकसद तो अच्छा था, लेकिन जाफना के जंगल में वो लिट्टे के सामने नहीं टिक पाए। भारतीय खुफिया एजेंसी लिट्टे को समझाने में असमर्थ रही। 1989 के चुनाव में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बना और इसमें कांग्रेस की करारी हार हुई। भारत के लिए भले ही श्रीलंका का चैप्टर बंद हुआ हो, लेकिन भारत के लिए भले ही श्रीलंका का चैप्टर बंद हुआ हो, लेकिन लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन कुछ नहीं बोला था। जख्मी शेर की तरह भारत से बदला लेने की फिरत में वो मौका ढूंढ रहा था। यह भारत में राजनीति पल पल बदल रही थी। नई लोकसभा बन गई, परंतु महज 16 महीनों में ही देश को फिर से चुनाव का मुंह देखना पड़ा। राजीव पार्टी के चुनाव प्रसार में जुड़ने लगे। यह प्रभाकरन को फिर से डर लगने लगा कि अगर राजीव गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने तो श्रीलंका में सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। घने जंगलों में प्रभाकरन बैठा हुआ था। साथ में उसके 4 साथी थे। नाम थे बेबी सुब्रमण्यम, मथुराजा, मुरुगन, शिवरासन। और यहाँ से शुरू होती है राजीव गांधी जी की हत्या की साजिश। घंटों चली इस प्लानिंग में प्रभाकरन ने राजीव जी की मौत पर मोहर लगवा दी। इस प्लान की पूरी जिम्मेदारी इन चारों पर सौंप दी गई। इस हत्या को साजिश देने वाले चारों लोग 1991 की शुरुआत में चेन्नई में पहुंचे। ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में लग गए जो मानव बम बनने के लिए तैयार है, मतलब डेथ स्पॉट बनने के लिए तैयार है। आने के बाद बेबी सुब्रमण्यम ने शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी में काम करने वाले भागीनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव गांधी जी की हत्या में सजा भुगती हुई नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। उनकी माँ एक नर्स थी और उसी समय मुश्किल हालात में वो जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो मिला हुआ घर था उनको खाली करना था, और उनकी जो घर की हालत थी उतनी अच्छी नहीं थी। उसी समय लिट्टे ने उनको पैसे दे से भरपूर मदद की। उसी बीच लोगों में जो है प्रभाकरन और उनके जो लोग आए हुए थे, प्रभाकरन के लोग, उन्होंने राजीव जी के खिलाफ भरपूर जहर उनके मन में भर दिया। दूसरी तरफ शिवरासन और नलिनी मानव बम ढूंढने लगे, पर उन्हें मानव बम नहीं मिला। तो शिवरासन वापस श्रीलंका गया और प्रभाकरन से मिलकर मानव बम नहीं मिलने के बारे में बताया। तब तक प्रभाकरन ने, मतलब उनको शायद पता था कि भारत में मानव बम नहीं मिलेगा, तो उसने जो है शिवरासन की जो 2 चचेरी बहनें धनु और शुभा को इसके लिए पहले से ही तैयार करके रखा था। उसने उन दोनों को शिवरासन के साथ भारत में रवाना कर दिया। शिवरासन ने इस काम को करने के लिए धनु को चुना। इसके बाद बम बनाने की शुरुआत हुई, जिसे महिला की कमर पर बांधा जा सके। चेन्नई में रहकर बम तैयार भी कर लिया। उन छात्रों ने एक ऐसी बेल्ट बनाई जिसमें 6 RDX बम रखे जा सके। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। स्प्लिंटर थे। हर ग्रेनेड में 2 mm के 2800 स्प्लिंटर थे। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार से जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए, जिसमें एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए, और पूरे बम को चार्ज करने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्लिंटर कम से कम 5000 मीटर प्रति सेकंड से धमाका करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मानो हर एक स्प्लिंटर जो था गोली बन गया था। बम में RDX चाहे जितना कम हो, लेकिन धमाके के वक्त पर टारगेट बच ना सके, और वही हुआ। अब शिवरासन के हाथ में बम था और बम को अंजाम तक पहुंचने वाली मानव बम धनु भी। इंतज़ार था तो राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी के रैली का इंतज़ार होने लगा। हत्या से पहले उन लोगों ने कई रैलियां अटेंड की थी। इन रैलियों में उन्होंने राजीव जी की जनता से खुल के मिलने और उनकी सिक्योरिटी ब्रीचेस को भांप लिया। 12 मई 1991 को उन्होंने एक फाइनल रैली की। तिरुवल्लुर के एक रैली में धनु और शुभा ने पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के पास जाके उनके पैर छुए, लेकिन बम का बटन नहीं दबाया। इससे शिवरासन के हौसले बुलंद हुए। उसका प्लान कामयाब होते दिखने लगा।
इसी दौरान राजीव गांधी की रैली 21 मई को तमिलनाडु में श्रीपेरुम्बदूर में होने वाली थी। शिवरासन ने वो दिन फिक्स किया कि 21 मई को ही साजिश पूरी होगी। अब आते हैं प्रेजेंट डे। 21 मई जिस दिन हत्या होनी है, राजीव गांधी अपनी विशाखापट्टनम की रैली से फ्री होकर एयरपोर्ट्स जाने के लिए निकल गए, परंतु हवाई अड्डे पर जाने के बाद उनको पता चला कि हवाई जहाज़ में कम्युनिकेशन की खराबी की वजह से उनको वहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो जब तक कम्युनिकेशन डिवाइस स्टार्ट नहीं होता तब तक राजीव जी ने वहीं पर रुकने का फैसला किया, परंतु बहुत देर लगने के बाद राजीव जी ने फैसला किया कि वो वही विशाखापट्टनम में सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे, तो वो उसी तरफ निकल पड़े। उसी समय थोड़े आगे आने के बाद एक इंस्पेक्टर पीछे से बाइक पर आता है और हवाई जहाज़ ठीक होने की बात राजीव जी को बताता है। तो राजीव जी फ़ौरन अपनी गाड़ी घुमा के कोयम्बतूर की रैली के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखते हैं रैली का मंच जहाँ पर ये सभा होने वाली है। तो इस ग्राउंड के स्टार्टिंग पोजीशन में श्रीमती इंदिरा जी का बड़ा सा स्टैचू है, जहाँ राजीव जी दर्शन करके रैली को संबोधित करेंगे। बीच में मंच है, मंच के राइट साइड में महिलाओं के लिए जगह है और लेफ्ट साइड में एग्जैक्ट स्टार्टिंग पोजीशन में जैसे ही राजीव जी एंट्री करेंगे वहाँ पर एक पोर्शन है जहाँ कांग्रेस वर्कर उनका माला से स्वागत करेंगे। उसी में शिवराजन और हरिबाबू पत्रकारों के रूप में उसी भीड़ में खड़े थे। नलिनी, धनु और शुभा यह वेलकम सेक्शन के बाजू में खड़ी है। इस साजिश में नलिनी बस एक हेल्पर है। धनु और शुभा इन दोनों ने अपने कमर पर सुसाइड बम लगाया है। जो पत्रकार के बेस में शिवरासन और हरिबाबू थे वो बहुत कोशिश करते हैं कि धनु और शुभा का नाम जो है राजीव गांधी जी के स्वागत लिस्ट में ऐड किया जाए। जो रेड कारपेट एरिया था वहाँ पर वो दोनों खड़ी करने के लिए उनका बहुत प्रयास होता है, परंतु ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। तब नलिनी शुभा जो है वहाँ से एंट्री पोजीशन से निकल के लेडीज़ वाले सेक्शन में जाके बैठ जाती है, परंतु धनु अभी भी मौका ढूंढ रही थी। इसी बीच में रेड कारपेट एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसी का मौका देखकर धनु रेड कारपेट एरिया में घुस के जो लेडीज़ थी और जो बच्ची थी जो राजीव जी को कविता सुनाने वाली थी उनके पीछे जाके वो खड़ी हो जाती है। मैनेजमेंट जैसे तैसे वो भीड़ को रोक लेता है और वहाँ से हटा देता है, कंट्रोल कर देता है, परंतु उस समय पर धनु पर किसी की भी नज़र नहीं जाती, वो अभी भी वही खड़ी थी। इसी बीच राजीव गांधी जी की एंट्री होने वाली थी, तो डॉस जल्दी मंच पर जाके अनाउंसमेंट कर देता है कि राजीव जी आ रहे हैं। राजीव जी आने के बाद पहले इंदिरा जी के स्टैचू को माला पहनते हैं और रेड कारपेट एरिया जो स्टार्टिंग पोजीशन में वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर उनका स्वागत जो है कांग्रेस पार्टी वर्कर करते हैं। इसी बीच भीड़ बहुत हो जाती है और धनु को वो जो भीड़ है वो पीछे ढकल देती है। धनु राजीव जी के पास जाने के लिए बहुत अग्रेसिवली आगे आने लगती है, तभी सब इंस्पेक्टर अनुसया उसको रोकती है। ये देखकर राजीव जी सब इंस्पेक्टर को धनु को आगे आने के लिए बुलाते हैं। अब धनु बिल्कुल राजीव जी है उनके पास थी। उसने पहले राजीव जी को चंदन की माला पहनाई और फिर पैर छूने के लिए वो नीचे झुक गए। पहले उसने बम का पिछले वाला बटन दबाया, फिर आगे वाला बटन दबा के जो धमाका हुआ वो उसमें 15 लोग मर गए और 40 से ज़्यादा घायल हो गए। राजीव गांधी के साथ जो छोटी बच्ची थी कोयला, जो राजीव जी को कविता सुनाने वाली थी, वो और उसकी माँ भी थी। इस प्रकार प्रभाकरन ने उसका परफेक्ट प्लान बनाकर इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की हत्या करवाई थी। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने बहुत सारे रेड मारी, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि लिट्टे के जितने भी लोग थे उन्होंने पहले ही सुसाइड कर लिया था।